दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज अचानक आपके सामने खुल जाए। मैं आर्यन हूँ और मेरे साथ वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक रात जब मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, बल्कि रुक सी गई। सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि सच क्या है और कौन मेरे साथ है। मेरी माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और एक लड़की जिसे मैं पसंद करता था, सब कुछ उलझा हुआ। और उसी उलझन ने मुझे ये एहसास दिलाया कि ज़िंदगी में कभी कभी खुशी और दर्द इतने करीब होते हैं कि आप खुद को खोसा देते हैं। मेरा नाम आर्यन है। मैं वह कहानी सुना रहा हूँ जो अक्सर तालियों के शोर में दब जाती है और कभी कभी शर्म की चुप्पी में दम तोड़ देती है। यह कहानी किसी ऑर्डर या मेडल की नहीं, बल्कि एक माँ की खामोशी, कुर्बानी और बेटे की छुपी हुई कमजोरी की है। यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन डे था। पूरा सभागार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चमकते कपड़े, महंगी खुशबुएं और ऊंचे सपने से भरी आंखें हर तरफ नजर आ रही थी। उसी भीड़ के एक कोने में एक औरत आकर चुपचाप बैठ गई थी। ना किसी से बात करने की हिम्मत, ना नजरें उठाने का साहस। वही माँ जिसे उसका बेटा साथ लाने से मना कर चुका था, यह कहकर कि अगर दोस्त पहचान गए तो मजाक उड़ाएंगे। फिर भी माँ का दिल कहाँ मानता है। बेटे को उस मंच पर देखने की चाह उसे वहां तक खींच लाई थी। वह बस दूर से उसे देख लेना चाहती थी। कुछ घंटों पहले मैं अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। सामने शीशे के पास मेरी माँ सुनीता खड़ी थी। उनके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे जब वे आंखों के काजल लगा रही थी। मेरा मन सिर्फ एक ही डर घूम रहा था। आज मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला था और अगर यह मेरे साथ गई तो यूनिवर्सिटी में किसी को नहीं पता कि मेरी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती है। मेरे दोस्त बड़े बड़े घरों से थे। किसी की माँ काव्या जैसी नमी डिजाइन थी, किसी के पिता रमेश खन्ना या दीपक खन्ना जैसे बिजनेसमैन लीडर थे। रोहन जैसे दोस्त अक्सर कहते थे कि अपनी माँ से मिलवाओ, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता था। आज के समय में लोग इंसान को उसके संघर्ष से नहीं, उसके बैकग्राउंड से आंकते हैं। मैं यह जानता था और शायद इसी डर ने मुझे कमज़ोर बना दिया था। मैंने माँ की तरफ देखा और दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लिया कि आज उन्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद वह मेरे ओर मुड़ी, दुपट्टा सिर पर ठीक किया और मुस्कुराकर बोली, बेटा बताओ कैसी लग रही हूँ, कपड़े ठीक है ना। शालिनी मैडम ने मुझे काजल दिया था। मैंने उन्हें बताया था कि आज मेरे बेटे को गोल्ड मेडल मिलने वाला है। उन्होंने कहा, अच्छे से तैयार होकर जाना, देखो आज मैं तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। पूरा 16 साल बाद, 16 साल पहले तुम्हारे पापा के लिए तैयार होती थी। आज वो होते तो कितना गर्व महसूस करते। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोकते हुए बोल पड़ा, मम्मी आज आप मेरे साथ नहीं चल सकती। उनके चेहरे पर अचानक चिंता उतर आई। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा। मैंने नज़रें झुका ली और वह शब्द कह दिए जिन पर आज भी मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, अगर किसी ने आपको पहचान लिया, अगर किसी दोस्त के घर आपने कभी काम किया होगा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी। यह कहते वक्त मुझे खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन डर मुझ पर हावी था। मेरी बात सुनते ही माँ की आंखों में चमक बुझ सी गई थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रह गई। मैं उन्हें उसी हालत में छोड़कर वहां से निकल गया। कन्वोकेशन हॉल में जब मेरा नाम पुकारा गया तो तालियां गूंज उठी। मैं मंच की ओर बढ़ा, तभी डा विवेक मल्होत्रा ने माइक संभाला और कहा, आज यह मेडल सिर्फ इस छात्र का नहीं है। स्पॉटलाइट घूमी और जाकर हॉल के कोने में बैठी उस औरत पर रुक गई, मेरी माँ। उस पल मेरा सिर शर्म से झुक गया। पूरा हाल वह सच जान चुका था जिसे मैं छुपाना चाहता था। बाद में जब मैं घर लौटा तो माँ चरपाई पर बैठी थी, आंखें नम थी।
आवाज़ भारी थी। बैठते हुए मुझसे बोली थी कि मैंने आज के दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। मुझे पता था कि एक दिन मेरा बेटा गोल्ड मेडल हासिल करेगा और अपनी डिग्री पूरी करेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस दिन मैं उसके साथ खड़ी होने के लायक भी नहीं रहूँगी। अगर मैंने दूसरे के घरों में काम किया है तो सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। मैं तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती थी। अगर मैं मेहनत नहीं करती, लोगों के घरों में नौकरी नहीं करती तो आज तुम इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाते। मम्मी की बातें सुनकर मुझे अंदर से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैं बेबस था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले के लिए मुझे मायूस मत करिए। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी का आज बहुत ही खास दिन है। इस सुनहरे दिन को आप बर्बाद मत करिए। मैं जानता हूँ कि ना चाहते हुए भी मैंने उनका दिल दुखा दिया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे सिर हिलाया। मैंने खुद से वादा किया कि मेडल और डिग्री पाने के बाद मैं सीधे उनके पास आऊँगा, उनके पाँव पकड़कर माफ़ी मांगूंगा और उनका दिल फिर से जोड़ दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरी ज़िंदगी कितनी जल्दी बदलने वाली है। मैं चुपचाप जूते पहनकर घर से निकल पड़ा। पापा के बाद मेरी माँ सुनीता ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया था, वरना मेरी कोई औकात ही नहीं थी। बहुत कम लोगों ऐसे होते हैं जो इस जगह तक पहुंचते हैं और मैं उन लोगों में से एक था। लेकिन आज मैं सबसे बड़ा बदकिस्मत था जिससे अपनी माँ को इतना ज़्यादा दुख दिया था। रिक्शा में बैठकर मैं सीधे यूनिवर्सिटी आ गया। मैं रिक्शा हमेशा थोड़ा दूर रुकवाता था ताकि कोई मुझे आते हुए ना देख ले। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे बड़े बड़े गाड़ियों में आते थे, इसलिए मैं हर चीज़ में सतर्क और संभल कर रहने का आदी था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, कुछ दोस्त कुछ दोस्त मेरे तरफ आए और मुझे गले लगा लिया। मेरी एक फ्रेंड काव्या ने हाथ मिलाते हुए कहा, बहुत बहुत मुबारक हो, आज गोल्ड मेडल तुम्हें ही मिलेगा। वाइस चांसलर डा विवेक मल्होत्रा इसे देंगे और आपको पता है, यह उनका करियर का दूसरा गोल्ड मेडल है। पहले कई स्टूडेंट को दिया गया था, लेकिन उनका मानना है कि यह मेडल सिर्फ वही हासिल करेगा जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा। उनकी बातें सुनकर मेरे आंखों में नमी आ गई थी। दिल तेजी से धड़कने लगा। काश मेरी माँ भी यहाँ होती। मैं उनका हाथ पकड़कर मंच पर ले जाता और यह मेडल उनकी गले में डाल देता। मेरी पढ़ाई में 100% मेहनत उनकी थी। अगर उन्होंने दूसरे के घरों में काम करके मुझे नहीं पढ़ाया होता तो मैं आज कभी इस सम्मान तक नहीं पहुंच पाता। मैं खामोशी से एक कोने में खड़ा हो गया। स्टूडेंट बधाई दे रहे थे और आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा मन कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था। काव्या ने कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ आर्यन, इतने खामोश क्यों हो? आज तुम्हें यह मेडल मिलने वाला है और तुम इतने उदास लग रहे हो। चेहरा इतना बुझा क्यों है? उसकी बात सुनकर मैंने उसके ओर देखा। वह हमेशा की तरह आज भी खूबसूरत लग रही थी। मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करता था, लेकिन अपनी हैसियत के कारण कभी अपनी भावनाएं नहीं बताया। आज मैंने तय किया कि सही समय आए तो अपनी सच्चाई बताकर प्रपोज करूंगा, लेकिन अगर ऐसा किया तो हमारी दोस्ती भी टूट सकती थी। इसलिए मैंने शांत रहकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि नहीं, बस मुझे मेरे पापा याद आ रहे हैं। अगर आज वह जिंदा होते तो बहुत खुश होते, मेरे साथ फर्स्ट सीट पर बैठते और तालियां बजाते। इसलिए मैं थोड़ी उदास महसूस कर रहा था। इंसान अपनी हर खुशी के मौके पर अपने प्रियजनों को याद करता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। काव्या ने तुरंत पूछा, तुम अपनी मम्मी को क्यों नहीं लाए? मुझे उनसे मिलवाना चाहिए था। तुम्हारा पूरा सेमेस्टर पूरा हो गया और आज हम सब यहाँ हैं, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी से अब तक नहीं मिली। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम्हारी मम्मी से मिलने की काबिल भी नहीं हूँ? मैं धीरे से बोला, ऐसा नहीं है। दरअसल मम्मी बहुत बिजी रहती हैं। मैंने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि हर कामयाबी अकेले सेलिब्रेट करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि कब इंसान एक दूसरे का साथ छोड़ दे, इसलिए पहले ही हर आदमी को अकेला रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर काव्या ने हैरानी भरी नज़रों से मेरे ओर देखा और कहा कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकती।
कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारी मम्मी से कोई लड़ाई हुई है या फिर तुम अपनी मम्मी के साथ रहते हो। कोई भी बेटा अपनी खुशी के मौके पर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें छोड़ना पसंद नहीं करेंगी, लेकिन उन्हें आना तो ज़रूर चाहिए था। कुछ तो बात है, मुझे बता सकते हो। हम दोस्त हैं ना, एक दूसरे के हर दुख सुख में साथ रहे हैं। मेरी दोस्त की बात सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। वह बिल्कुल सही कह रही थी कि कोई बेटा अपनी खुशी पर अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ता, और ना ही कोई माँ अपनी औलाद को इतनी खुशी के मौके पर अकेला देखना चाहती है। पर मैंने खुद हालात ऐसे बना दिए थे कि ना तो मेरी माँ यहाँ आ सकती थी और ना ही मुझे खुशी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में चारों तरफ अंधेरा होने लगा। तभी मुझे तुरंत ऑडिटोरियम में बुला लिया गया। मैं टीचर्स के साथ पहली पंक्ति में बैठा था। दिल बहुत उदास था। माँ सुनीता बहुत याद आ रही थी। अचानक मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा अपना मेरे पास मौजूद है। मैंने चारों तरफ देखा पर कोई भी ऐसा नहीं था जिससे खुशी महसूस हो। हाँ, काव्या को देखकर थोड़ी खुशी हुई, जिसे मैं दिल से पसंद करता था। वह मेरे पास थे। कुछ पल बाद इनाम और डिग्री देने की घोषणा शुरू हुई। डा विवेक मल्होत्रा स्टेज पर आए। सभी स्टेज खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। उन्हें देखकर हर कोई सम्मानित महसूस कर रहा था। मैं गर्व महसूस कर रहा था कि आज मुझे मेडल उनके हाथों से मिल रहा है। यह मौका मेरे लिए वर्षों बाद आया था। जैसे ही मेरे नाम की पुकार हुई, मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आया और स्टेज की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं बढ़ा, मुस्कुराहट मेरे होठों पर गहरी हो रही थी। कहते हैं कि कभी कभी खुशियाँ अकेले ही मनानी पड़ती है, इसलिए मैंने सब भूलकर अपने मकसद की तरफ ध्यान केंद्रित किया। स्टेज पर गया, हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। कान में धीरे से कहा, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने वह दिखाया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। उन्हें तो पहली बार देख रहा था, फिर यह कैसे कहा। मैंने सर झटककर मुस्कुराया और उनका धन्यवाद किया। फिर सिर झुकाकर गोल्ड मेडल पहनाने दिया। उन्होंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, यह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसके हकदार नहीं हो। मेरी नज़रें रोहन की ओर गई। क्या यह मेडल उसे मिलने वाला था? यह सोचकर चिढ़ हुई। उन्होंने माइक लिया और बीच स्टेज पर खड़े होकर कहा, सबको पता है कि यह मेडल इस लड़के का है, लेकिन हकीकत यह है कि यह मेडल किसी और के हक का है। हाँ, यह लड़का मेहनती है, पढ़ाई में आगे बढ़ा है और यही वजह है कि आज यहाँ तक पहुँचा है। पर यह मेडल इसको नहीं मिल सकता, इसका हकदार कोई और है। उन्होंने स्पाइट लाइट की ओर इशारा किया और जोर से बोले, यह मेडल उस औरत को जाएगा जिसने इस लड़के को जन्म दिया, अकेली कई जंगें लड़ी, बर्तन धोए, लोगों के घर में काम किया, अपनी इज्जत कुर्बान की और अपने बेटे के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित किया। यह मेडल इस बच्चे की माँ को मिलेगा, यानी कि सुनीता जी को। स्पाइट लाइट हॉल के कोने में खड़ी उनके तरफ गई। मेरी नज़र उस पर पड़ी और मेरा दिल फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ वहाँ खड़ी थी, खुद को छुपाए हुए। जैसे ही लाइट उनके चेहरे पर पड़ी, उन्होंने तुरंत चेहरा छुपा लिया। सिर्फ मेरी वजह से। डा विवेक मल्होत्रा बोले, आप कृपया स्टेज पर आइए और अपना इनाम प्राप्त कीजिए। आपने जो अपने बेटे के लिए किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया के लिए है। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को सिर्फ एक सीढ़ी समझते हैं जिस पर पार करके वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर माँ बाप को भूल जाते हैं। मैं आज इस सब स्टेट को बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी माँ जिसने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा बड़ा होकर कामयाब बन सके, उसे एक अच्छी डिग्री मिले, गोल्ड मेडल मिल सके। वही बेटा अपनी माँ को घर पर छोड़ आया था, सिर्फ इसलिए कि उसके दोस्त उस पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती है। कहीं किसी दोस्त के घर उसकी माँ ने काम किया और कोई पहचान न ले ले। इस डर से ही आर्यन अपनी माँ को घर पर छोड़कर आया था। मेरा सिर शर्मिंदगी से झुक गया। डा विवेक मल्होत्रा बोले, मैं तुम्हें यह मेडल अपने हाथों से पहनाना चाहता था। तुम्हारी माँ के चेहरे पर वह खुशी देखना चाहता था जो उसने सालों से तुम्हारे लिए अपने दिल में सजाई थी।
लेकिन आज जब मुझे यह सब पता चला तो तुम मेरे दिल से उतर गए हो। मैंने ऐलान किया था कि मेडल अपने हाथों से दूंगा, इसलिए आज स्टेज पर आया था। पर अब मैं कहता हूँ कि यह मेडल तुम्हें नहीं मिलेगा, इसका हकदार तुम्हारी माँ है। प्लीज़ सुनीता जी, आप स्टेज पर आइए। मैं बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि डा विवेक मल्होत्रा को यह सब कैसे पता चला। क्या माँ ने उन्हें बताया? यह सोचकर मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मेरी माँ अब धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह बढ़ी, भीड़ में तालियां का शोर बढ़ता गया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। शर्मिंदगी और खुशी का मिला जुला एहसास हो रहा था। पर जब मैंने अपनी माँ को इतने बड़े मौके पर देखा, मेरा दिल खुशी से झूम उठा। आंखों में पानी बह रहा था। मैं बस यही चाहता था कि आज मेरी माँ मेरे साथ हो। स्टेज पर आकर माँ बैठी और लोग खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। मेरी माँ शर्म से सर झुकाई थी। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। डा विवेक मल्होत्रा ने माँ को देखकर कहा, बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ हैं। इस मेडल का हकदार आपका बेटा नहीं, यह आपके लिए है। आपने जो कुर्बानी दी वही इसे हासिल करने का हक बनती है। मेरी माँ इशारे से मना कर रही थी। मैं ठिठक गया। क्या यह सब सच में हो रहा है? लेकिन फिलहाल मैं चुप रहा। डा विवेक मल्होत्रा ने माइक नीचे किया और मम्मी को देखते हुए कहा, मुझे माफ़ करें, लेकिन यह ज़रूरी था। जो आपका बेटा कर रहा है वह गलत है। माँ धीमी आवाज़ में बोली, बहुत खूब कहा आपने, मेरा बेटा याद रखेगा। फिर उन्होंने कहा कि अब कोई तमाशा नहीं करना। लेकिन माँ नाराज लहजे में बोली, तमाशा तो बन चुका है। आपने मेरे बेटे की इज्जत को ठेस पहुंचाई। मैं उलझ गया था। यह दोनों क्या बात कर रहे थे, समझ नहीं आया। डा विवेक मल्होत्रा ने माइक ऊपर उठाया और माँ से मेडल पहनाने की अनुमति मांगी। वह मना कर रही थी, पर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मम्मी, इसकी हकदार आप ही हैं। इसे पहनाइए, आप इसे हासिल करती हैं। यह कहते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं इसके लिए वर्षों से सपना सजाया था, लेकिन आज यह मेडल मुझे नहीं, मेरी माँ को पहनाया जा मैंने अपने दिल को समझाया कि इसमें इज्जत तो मेरी ही है। उन्होंने मेरी माँ को मेडल पहनाया, मेरी डिग्री भी मुझे दे दी गई। सब जगह तालियां गूंज रही थी, कहीं से शाबाशी की आवाज़ें आ रही थी। अब मैं माँ का हाथ पकड़कर नीचे उतरने लगा तो डा विवेक मल्होत्रा ने हाथ पकड़ लिया और वह मुझे देखते हुए बोले, आप कुछ नहीं बोलना चाहोगे क्या? आज आपकी माँ को हमने मेडल पहनाया है, यानी कि यह मेडल आपका है। आपने अपनी डिग्री पूरी कर ली है। कुछ तो कहना पसंद करेंगे? हम सब यहाँ हैं। उनकी बात सुनकर मैंने एक नज़र अपनी माँ के ऊपर डाली और फिर हाँ में सिर हिलाया। बोला कि जी, मैं अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। माइक लेकर मैं आगे आया। सब लोग खामोश थे। कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर भीड़ के तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि आप सब मेरी बात सुनकर हैरान रह जाएंगे, पर यह सच है। मेरी माँ सुनीता लोगों के घर जाकर बर्तन धोती थी। अपनी मेहनत और संघर्ष से मेरी फीस जमा की। मैं बहुत गरीब लड़का हूँ। पापा के मौत के बाद से मेरी ज़िंदगी में कोई मजबूत सहारा नहीं था। आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ तो केवल और केवल अपनी माँ की वजह से, उनकी मेहनत और कुर्बानी की वजह से। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी माँ मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं सब नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ का सम्मान करो। अगर माँ नहीं रही तो आप कुछ भी नहीं हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आज मैंने अपनी माँ को घर पर छोड़ दिया था, पर उनकी मोहब्बत देखिए, वह खुद यहाँ आ गई, छुपकर एक कोने में खड़ी रही ताकि मेरी खुशी सेलिब्रेट कर सके। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर ही नहीं था कि मेरी माँ, जो मेरे कामयाबी की असली बुनियाद है, दुनिया की नज़रों से छुप कर रहे। यह आप सबके लिए मेरे तरफ से एक संदेश है। कभी भी अपनी माँ का दिल मत दुखाइए, खासकर ऐसी माँ जो आपकी खुशी में आपसे भी ज़्यादा खुश हैं। मैं आज सबके सामने अपनी माँ से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने पलटा और उनके हाथ
को पकड़ लिया। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। डा विवेक मल्होत्रा भी खामोशी से मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी माँ को गले लगा लिया। फिर से शोर मचने लगा। मैं अब अपनी माँ के साथ अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ा। उनके हाथ काँप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह घबराई हुई हो। मैंने उन्हें मजबूती से गले लगाया और कहा, घबराइए मत, आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आ गई। सच कहूँ तो मैं यहाँ आने के बाद खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। आपने मुझे वह खुशी दी जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। माँ अब थोड़ी तसल्ली से और सुकून से हो गई थी, पर मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो मम्मी मुझसे छुपा रही हैं, और मैं चाहता था कि वह खुद मुझे असली बात बताएं। डा विवेक मल्होत्रा अब चले गए, लेकिन मेरी नज़रें माँ पर ही टिकी गई थी। थोड़ी देर बाद इवेंट खत्म हो गया। मेरे दोस्त मेरे पास आए, मेरी माँ से सम्मान पूर्वक मिलते रहे। काव्या ने भी मम्मी को गले लगाकर मुबारकबाद दी। मैंने इशारे में माँ को बता दिया कि मैं काव्या को पसंद करता हूँ। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि एक अच्छी नौकरी पाने के बाद उसके घर रिश्ता भिजवाऊंगा। जब तक मैं कुछ बनता नहीं, अपनी भावनाओं का इजहार नहीं करूंगा, और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे लिए उसे सुरक्षित रखे। इंसान जब किसी को पसंद करता है तो अपने दुख उसके सामने नहीं दिखाता। सिर्फ इतना प्यार करना चाहिए कि दूसरा खुद आपको अपने लिए चुने। शाम करीब 7 बजे हम यूनिवर्सिटी से घर लौट रहे थे। मम्मी और मैं रिक्शा में खामोशी से बैठे थे। मैं उनसे कुछ कहना चाहता था, पर ऐसा लग रहा था कि मम्मी किसी गहरी सोच में है जो उन्हें तकलीफ दे रही थी। घर पहुंचे तो मम्मी ने अचानक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा, जिससे मैं 2 कदम पीछे हट गया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही मम्मी ने कहा, तुमने अपने लिए किसी लड़की को क्यों चुना? मैंने तुम्हें इसकी इजाज़त दी थी क्या? उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने हमेशा कहा था कि अपनी पसंद का इंसान चुनो, मैं मदद करूंगी। आज मैंने अपनी पसंद बताई और मम्मी इस तरह क्यों प्रतिक्रिया दे रही थी। वह रूठकर अपने कमरे में चली गई। मैं अपनी डिग्री और गोल्ड मेडल लिए खड़ा रह गया। माँ के साथ बैठकर बहुत बातें करना चाहता था। बताना चाहता था कि इन्वाइट में अकेले होने पर मेरा दिल कितना उदास था और मैं आपको और पापा को कितना याद कर रहा था, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। कुछ गड़बड़ जरूर थी और मैं इसे सुलझाना चाहता था। काफ़ी देर तक मैं वहीं खड़ा रहा, माँ के कमरे की तरफ देखता रहा और फिर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुबह का सूरज तेज रोशनी के साथ आया। मेरी आंखें माँ के जागने पर खुली। वह मेरे पास खड़ी थी। उन्हें देखकर मैं जग गया। मम्मी ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने रात में तुम पर हाथ उठाया, उसका अफसोस है। बेटा, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि तुम इस लड़की को पसंद करते हो, और पसंद करना कोई गलत बात नहीं है। हर किसी को अपने लिए किसी को चुनने का हक है, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। तुम गरीब माँ के बेटे हो, सिर्फ मेरे बेटे। मैं तुम्हें किसी को नहीं दे सकती। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। तुमने कल अपनी पढ़ाई पूरी की है और आज तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मेरी मालकिन शालिनी मैडम ने, जब मैंने उनसे आर्यन का जिक्र किया था तो उनका कहना था कि जब तुम्हें डिग्री मिल जाएगी तब तुम इस कार्ड पर लिखे पते पर सीधे पहुंच जाना। उन्होंने मुझे एक कार्ड थमाया जो किसी बड़ी कंपनी की प्रतीत हो रहा था। मैं रास्ते भर माँ सुनीता की तस्वीर सोचता रहा। आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि माँ कहाँ काम करती हैं, किसके घर में नौकरी करती हैं। मुझे यह सब बिल्कुल पता नहीं था। कभी कभी मैं हैरान हो जाता कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना आसानी से एडमिशन मिल जाना और हर सेमेस्टर की फीस समय पर जमा होना केवल मेरी मेहनत से नहीं हो सकता था। एक बर्तन धोने वाली माँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी खूबसूरती से कैसे संभाल पाती हैं? मैं माँ को देख रहा था कि उन्होंने मुझसे नजरें चुराकर कहा, अब बैठे बैठे मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? जाओ, हाथ मुंह धो लो, नाश्ता तैयार है। नाश्ता करने के बाद तुम वहाँ जाओ और इंटरव्यू अच्छे से दो। यह नौकरी तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। उनकी कंपनी अपने कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखती है। वह कमरे से चली गई। मैं सोचता रहा, माँ के पास इतने संसाधन कैसे थे?
कैसे इतनी बड़ी कंपनी में इतना आसान रास्ता मेरे लिए सुनिश्चित हुआ। पर इंटरव्यू देना अभी बाकी था और मैं मौका नहीं गंवाना चाहता था। मुझे काव्या चाहिए थी और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। नहा धोकर तैयार होकर मैं सीधे माँ के पास गया। वह मेरे लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। हम दोनों ने साथ नाश्ता किया और फिर कार्ड लेकर मैं उस कंपनी की तरफ बढ़ा जहाँ मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मैं अपने किसी भी गली के दोस्त की मदद ले सकता था, लेकिन मैं हमेशा अपने दम पर ही काम करना पसंद करता था। मैं अपनी गरीबी दूसरों के सामने नहीं दिखाता था। जो कुछ मेरे पास था उसी से गुजर बसर करता और शुक्रिया अदा करता। लंबा सफ़र तय करके मैं कंपनी में पहुंचा। रिसेप्शन पर कार्ड दिखाया। उन्होंने मुझे सेकंड फ्लोर के एक कमरे के ओर भेजा। मैं एक पल के लिए तंग रह गया। क्या माँ ने मेरे लिए इतना किया? बस यही सोचकर मैं शर्मिंदा हो गया कि मैं कितना असली बेटा नहीं बन पाया। यह कमरा कंपनी के आयुक्त का था। गहरी सांस लेकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से गंभीर आवाज़ आई, आ जाओ। मैं अंदर गया। सामने बैठे थे डा विवेक मल्होत्रा। मुझे पता था कि वह किसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन इतने गरीब से देखना और उनसे बात करना अलग अनुभव था। मैंने उन्हें हेलो कहा। उन्होंने इशारों से मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और मुस्कुराए बोले, तुम्हें देखकर लगता है हैरान हो गए। मैंने बोला, मेरी माँ ने कहा था कि वह आपसे बात करेंगी नौकरी के बारे में, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप ही वह इंसान हैं। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मेरी पत्नी ने तुम्हारे हवाले से मुझसे बात की थी। मुझे पता नहीं था कि तुम वही लड़का हो जिसके लिए मेरी पत्नी ने इंटरव्यू का इंतज़ाम किया। शायद तुम्हारी माँ हमारे ही घर काम करती हैं। उन्होंने बात को गोलमाल रखा और फिर मुझसे इंटरव्यू लेने लगे। मैंने जो कुछ भी जानता था सब कुछ एक्सप्लेन किया। वह मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे और तुरंत नौकरी का ऑफ़र दे दिया। मैं बहुत खुश हुआ। मेरी पहली नौकरी 500 की सैलरी के साथ मिली। यहाँ पर मुझे वर्कर का काम मिला था। मैं खुशी खुशी घर लौटा। मम्मी सुनीता जब मैंने अपनी नौकरी की खबर दी, उनका चेहरा थोड़ा चिंता में डूबा हुआ था। शायद वह सोच रही थी कि इतनी सैलरी मेरे काम के लिए ठीक है या नहीं। मैंने धीरे धीरे उन्हें समझाया कि अगर मैं दिल लगाकर काम करूँगा तो प्रमोशन और सैलरी बढ़ेगी। वैसे भी डा विवेक मल्होत्रा मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत को देखकर वो मुझे और आगे बढ़ाएंगे। मेरी बात सुनकर मम्मी ने हल्की मुस्कान दी। मैंने तुरंत काव्या को कॉल किया। मैं अपनी हर खुशी उसके साथ साझा करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि अब मैं अपने सपनों की ओर जा रहा हूँ। पर अभी मैं यह तय नहीं कर पाया था कि उसे इतनी जल्दी प्रपोज कर दूँ। जब मैंने उसे अपनी कामयाबी के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुई। वह घर आना चाहती थी पर मैंने मम्मी की वजह से मना कर दिया। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मम्मी अंदर आई। उन्होंने फौरन कहा, जल्दी से अस्पताल चलो, बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैंने घबराकर बोला, क्या हुआ? कोई रिश्तेदार तो नहीं? मम्मी ने गंभीरता से कहा, तुम किससे बात कर रहे हो? अब मोबाइल की चिंता छोड़ो। मैंने तुरंत फ़ोन काट कर दिया और तैयार हो गया। थोड़ी देर में हम प्राइवेट अस्पताल पहुंचे। मैं हैरान था कि कौन सा रिश्तेदार ऐसा है जो इतनी बड़ी परेशानी में है। मम्मी ने मुझे ऊपर फ्लोर पर ले जाने के कहा। हम इमरजेंसी वार्ड के तरफ बढ़े। वहाँ खड़े थे एक औरत, एक लड़का, एक लड़की और एक बुजुर्ग आदमी। मम्मी सीधे उस बूढ़े आदमी के पास गई और पूछने लगी, उमेश साहब कैसे हैं? क्या हुआ है? बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें किडनी की ज़रूरत है और अब हालत गंभीर हो गई है। उन्होंने कहा, हमने स्टेज करा लिया लेकिन मैच नहीं हो रहा। अब तुम्हारी बारी है। मैं चौंक गया। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी खुशियाँ सब तुम्हारे पापा की देन है। तुम्हारे पापा जिंदा हैं। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं हैरानी से मम्मी को देख रहा था। उन्होंने बताया कि डा विवेक मल्होत्रा मेरे पिता हैं। मैं गरीब माँ का बेटा था।
उन्होंने छुपकर मुझसे शादी की थी और जब मैं 5 साल का था तब मुझे छोड़ गए। मैंने उनसे नाराज़ थी, पर उन्होंने मेरी परवरिश पूरी। आज जो मैं पढ़ाई में इतना आगे हूँ वह सब पिता और माँ की मेहनत की वजह से है। पर अब पिता खतरे में है। मम्मी ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्हें किडनी चाहिए और डोनेट नहीं मिल रहा। कई सालों से उनकी हालत खराब है, अब और बिगड़ रही है। दिल अजीब हो गया, मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने बिना सोचे अपनी किडनी पिता को डोनेट कर दी। जब पिता को होश आया और पता चला कि मैंने ऐसा किया तो उन्होंने आधी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम करने की पेशकश की। मम्मी ने मना किया, मैंने भी साफ मना कर दिया कि मुझे प्रॉपर्टी या वह नाम नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ सुनीता की आंखों में डर था और उनकी उंगलियां मेरे बाहों के ऐसे थमे हुए थे जैसे उन्हें छोड़ दूं तो मैं कहीं दूर चला जाऊं। मेरी किडनी मैच हो चुकी थी। तभी कमरे में एक अजीब दाखिल हुआ। सूट बूट में था और चेहरे पर सख्ती। माँ उसे देखकर चुप हो गई। उनसे खुद को संदीप खन्ना बताया, डा विवेक मल्होत्रा का छोटा भाई और कंपनी का लीगल एडवाइजर था। उसकी नज़रें सीधे मुझ पर थी। तुम्हें किडनी देने का कोई दबाव नहीं था ना, उनसे पूछा। लेकिन मीडिया को यह जल्द पता चल जाएगा। मम्मी काँप उठी। नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं पहली बार समझा कि माँ सिर्फ मुझसे ही नहीं पूरी दुनिया से कुछ छुपा रही थी। संदीप ने फाइल खोली। उसमें मेरी माँ का नाम, मेरे स्कूल की फीस, यूनिवर्सिटी के पेपर और वह हर कार्ड जिसमें मुझे नौकरी मिली। यह सब तुम्हारे पापा ने अरेंज किया था, उसने कहा। लेकिन तुम्हारी माँ ने शर्त रखी थी कि तुम कभी सच नहीं जानोगे। मैं अपनी माँ को देखकर चुप हो गया। वह रो रही थी। पहली बार बिना झिझक के उसने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम एहसान के नीचे जाओ। मैं भीतर टूट चुका था। ऑपरेशन के बाद सब ठीक रहा। होश आने पर माँ ने मेरा नाम लिया, आर्यन। उसी दिन मैंने फैसला किया कि नौकरी छोड़ दूंगा और माँ को लेकर उसी छोटे से घर लौट जाऊंगा जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई थी। क्योंकि अब मुझे पता था कि मेरी पहचान किसी सरनेम से नहीं बल्कि उस औरत से है जिसे मैं कभी छुपाने की कोशिश करता रहा। ऑपरेशन के बाद बहुत अजीब थे। हॉस्पिटल के सभी दीवारें मुझ पर बार बार वही सवाल याद दिला रही थी, क्या सच में यह मेरी जिंदगी है? माँ हर सुबह मेरे पास आकर बैठ जाती थी। दवाई का टाइम, सब कुछ वैसा ही करती जैसे मैं अभी भी वही छोटा बच्चा हूँ जिसे उन्होंने अकेले पाला। पर उनके चेहरे पर अब एक डर था कि कहीं मैं उनसे नाराज होकर उन्हें छोड़ ना दूँ। तीसरे दिन संदीप ने मुझे कमरे में बुलाया। मैं जाना नहीं चाहता था, पर माँ की आंखों में रिक्वेस्ट थी। मैं चुपचाप कमरे में गया। वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे, चेहरा पीला और आंखें अंदर धसी हुई। मुझे देखते ही उनके आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने कभी तुम्हें बेटे की तरह जीने नहीं दिया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं खड़ा रहा। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझसे ना कभी कुछ नहीं मांगा, ना पहचान, बस एक ही बात, मेरे बेटे को एहसास महसूस हुआ। मैंने कहा, जो चाहिए था वह मुझे माँ ने दे दिया। काव्या बार बार कॉल कर रही थी। मैंने फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। अब उसे क्या बताता कि वही गरीबी जिससे मैं शर्मिंदा था वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक शाम मैं माँ को अस्पताल के गार्डन में ले गया। वहाँ चुप थी। मैंने आखिर पूछ लिया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम कभी खुद को किसी से छोटा समझो। मैं चाहती थी कि गिरो भी तो खुद उठो और हालातों से लड़ो। उस दिन मैं माँ के पैरों के पास बैठ गया। नौकरी फिर ढूंढी। इस बार इंटरव्यू में पूछा गया, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैंने पहली बार सच कहा कि मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला है। और अजीब बात यह थी कि अब मुझे किसी बात की शर्म नहीं थी। कई दिनों से काव्या का फ़ोन टाल रहा था। स्क्रीन पर उसका नाम चमकता और दिल किसी डर से सिकुड़ जाता। आज मैंने कॉल उठा लिया। कहाँ हो तुम? उसकी आवाज़ में नाराज़गी नहीं, चिंता भी थी। मैंने कहा, हाँ,
अब घर आ गया हूँ। शाम को काव्या घर आई। पुराने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चारों तरफ देखा और चुपचाप अंदर आ गई। माँ रसोई में थी। काव्या ने उन्हें देखा पहली बार, इतने पास से। वही सादा कपड़े, झुकी हुई आंखें। नमस्ते आंटी, उसने धीरे से कहा। माँ ने सिर उठाया, एक पल के लिए ठिठक कर फिर मुस्कुराई। आओ बेटा, बैठो। अजीब खामोशी फैल गई। मैं जानता था कि अब सच बोलना पड़ेगा। मैंने काव्या को देखा, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। वह मुझे देखती रही। मुझे यह नहीं पता था कि तुम इतना डरते हो, उसने कहा। मैंने गहरी सांस ली और सब बता दिया। पापा का सच, मेरी शर्म, मेरा झूठ। फिर जब मैं चुप हुआ, काव्या की आंखों में आंसू थे। तुम जानते हो आर्यन, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी इस सोच से तकलीफ हुई। माँ खड़ी हो गई। अगर मेरी वजह से, वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन काव्या ने उनके हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसने कहा, अगर कोई शर्म की बात है तो यह नहीं कि आपने क्या किया। शर्म की बात यह है कि यह सब मुझसे छुपाया गया। वह मेरे तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल और थोड़ी नाराजगी थी। तुमने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं क्या महसूस करूंगी। मैं कुछ नहीं कह पाया। काव्या ने अपना बैग उठाया और बोली, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे खुद से सवाल करने हैं। फिर वह धीरे धीरे चली गई। माँ सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, सच कड़वा होता है बेटा, लेकिन देर से ही सही, आज तुमने उसे सच बता दिया। उस रात मैं देर तक जागता रहा। पहली बार अपनी कामयाबी बहुत छोटी लग रही थी। काव्या जाने के बाद घर और भी सुनसान लगने लगा। मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी के तरफ नज़र नहीं उठा रहा था। माँ सब कुछ देख रही थी, बिना कुछ कहे। अगले दिन माँ खुद ही काव्या के घर चली गई। दरवाज़ा खुला तो काव्या सामने खड़ी थी। माँ को देखकर वह थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर चुपचाप रास्ता दिया। आइए ना आंटी, बैठिए, काव्या ने कहा। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं, बस थकान थी। माँ ने दुपट्टा ठीक किया और धीरे से बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। माँ ने खुद ही बात शुरू की, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ अजीब लगा होगा। काव्या ने सिर हिलाया। मुझे आपकी वजह से नहीं, आर्यन की वजह से तकलीफ हुई। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह डर गया था बेटा, डर में इंसान गलतियाँ कर बैठता है। काव्या की आंखें भर आई। वो मुझसे प्यार करती थी, वह मैं जानती हूँ, लेकिन क्या वह अपने सच के साथ मुझे अपनाना चाहती है। माँ ने गहरी सांस ली, फिर बोली, तुम नहीं जानती कि वह तुम्हें कितनी गहराई से चाहता है। काव्या ने उनके तरफ देखा। जब तुम्हें एक दिन बुखार था, माँ ने कहा, वह पूरी रात जागा, मुझे बोला था, माँ अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। काव्या की पलकें झपक गई। जब उसकी नौकरी लगी थी, माँ ने आगे कहा, सबसे पहले उसने तुम्हारा नाम लिया था, बोला कि अब मैं इसे वही ज़िंदगी दूंगा जिसके लिए यह हकदार है। काव्या चुप थी, आंसू गालों पर फिसल रहे थे। वह तुम्हारे लिए अपने सपनों से भी लड़ गया, माँ ने कहा, लेकिन समाज के सामने खड़ा होने का अभी सीख रहा है। माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं खुद उसे समझाऊंगी कि प्यार छुपाया नहीं जाता, जिया जाता है। काव्या उठ खड़ी हुई, माँ के पैरों को छूते हुए बोली, मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती आंटी, बस यही चाहती हूँ कि वह मुझे पूरी सच्चाई के साथ अपनाए। माँ ने उसका सर थपथपाया। वह करेगा बेटा। उस शाम काव्या के चेहरे पर पहली बार सुकून था और दूर कहीं मेरी बेचैनी धीरे धीरे उम्मीद में बदल रही थी। शाम ढल रही थी। घर के आंगन में हंसली ठंडक थी। मैं सामने कुर्सी पर बैठा था, हाथों में वही पुराना मोबाइल, लेकिन स्क्रीन पर कुछ देख नहीं रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। माँ ने पलटकर देखा और ठिठक गई। वह काव्या खड़ी थी। उसके साथ वही आदमी भी था जिसे मैंने अपनी किडनी दी थी। मैं उठकर खड़ा हुआ, सांसें अटक गई। काव्या ने उसके तरफ देखा। इस बार आंखों में ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस सवाल था। मैं माँ से मिलने आई हूँ, उनसे धीरे से कहा। और उन्हें भी आर्यन के पापा आगे बढ़े। माँ ने उनके चेहरे पहली बार बिना डर के नमस्ते। माँ ने सर हिलाया, बस इतना ही हुआ।
सब आंगन में बैठ गए। वहाँ खामोशी छा गई। तभी पापा ने चुप्पी तोड़ी। मैं यहाँ कोई हक जताने नहीं आया हूँ, उन्होंने कहा। बस यह कहने आया हूँ कि तुमने मुझे ज़िंदगी दी है। उनकी बात पर मैंने नज़रें झुका ली। मैंने यहाँ किसी एहसान के लिए नहीं किया, मैंने कहा। यह मेरी माँ का फैसला था। माँ ने मेरे तरफ देखा, आंखों में नमी थी। पापा ने काव्या के तरफ देखा। तुम ही वह लड़की हो जिसके लिए यह लड़का अपने आप से भी लड़ गया, काव्या ने धीरे से कहा। मैं सिर्फ सच चाहती थी। मैंने पहली बार सबके सामने बोलना शुरू किया। काव्या, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इतना कि तुम्हें खोने का डर मुझे डरपोक बना देता है। मैंने माँ को भी छुपाया, सच को छुपाया, लेकिन प्यार कभी कम नहीं हुआ। मैं माँ के तरफ मुड़ा। जिस औरत ने मुझे सब कुछ दिया, उससे छुपाकर मैं खुद को बड़ा समझ रहा था। मेरी माँ सबसे बड़ी गलती थी। माँ ने उठकर सर पर हाथ रखा। गलतियाँ सब करते हैं बेटा, वो बोली, पर उन्हें मान लेना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर काव्या आगे बढ़ी और माँ का हाथ पकड़ लिया। अगर आपने इसे ऐसा नहीं बनाया होता, उसने कहा, तो शायद आज यह सच भी नहीं बोल पाता। पापा की आंखें भर आई। मैंने नाम दिया, उन्होंने संस्कार दिए। यही तो मेरी जिम्मेदारी थी। कुछ देर बाद काव्या ने मेरे तरफ देखा और कहा, लेकिन उस आर्यन के साथ जिसने अपनी माँ को गर्भ से मेरे सामने खड़ा किया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं माँ सुनीता के पैरों को छू गया और काव्या के तरफ देखा। उस शाम का आंगन बड़ा नहीं था, लेकिन दिल और आत्मा बड़े हो गए थे। काव्या और मेरी शादी किसी जल्दबाजी का नतीजा नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए दिलों का एक दूसरे पर भरोसा करना था। काव्या ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि वह देखे कि मैं अपनी माँ को पूरी दुनिया के सामने गर्व से खड़ा कर सकता हूँ। मैंने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही दिन अपनी माँ का हाथ थामकर काव्या के घर पहुँचा। पहली बार मैं अपनी माँ के साथ किसी के दरवाजे नहीं, बल्कि सीना तान कर खड़ा था। काव्या के माता पिता ने माँ को देखा, सादगी, शांत चेहरे और आंखों में वर्षों की तपस्या। मैंने खुद आगे बढ़कर कहा, यह मेरी माँ है, इन्होंने मुझे अकेले पाला है, मैं जो भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। उस पल माँ की आंखों में वह नमी थी जिसे सालों तक अंदर ही अंदर दबा गया था। काव्या की माँ ने उनका हाथ थाम लिया और कहा, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने ऐसा बेटा बनाया जो सच से भागता नहीं। साथ ही पापा भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने कोई हक जताया नहीं, बस दूर खड़े होकर उस बेटे को देखते रहे जिसने उन्हें सादगी दी थी। शादी सादगी से तय हुई, बिना शोर, बिना दिखावे, बस दिल से। शादी के एक रात पहले माँ छत पर बैठी थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और कहा, माँ, जिस दिन मैं आपको छुपाया था, उस दिन मैं खुद से भाग रहा था। माँ ने सर थपथपाया और कहा, आज तुम अपने आप से मिल गए हो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। शादी वाले दिन माँ ने खुद काव्या को तैयार किया, उसका दुपट्टा ठीक किया और कहा, मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए जो सच को समझे और प्यार करे। फेरे लेते वक्त मेरी नज़र बार बार माँ पर जा रही थी। वो वहीं बैठी थी, शांत मुस्कान और गर्व भरा चेहरा लिए। पापा दूर खड़े थे, आंखों में आंसू, दिल में सुकून। 7 फेरे होते हुए मैंने काव्या का हाथ थाम लिया और कहा, अब तुम्हें कभी मेरे सच से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हें कभी अपने प्यार से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाई के वक्त माँ ने काव्या को गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। जब हम घर लौटे तो वही पुराना आंगन, वही दीवारें, वही सादगी, लेकिन अब वहाँ हंसी थी। उसी दिन मुझे समझ आया कि कामयाबी केवल मेडल या नौकरी पाने से नहीं मिलती। कामयाबी उस दिन मिलती है जब इंसान अपने रिश्तों को छुपाने के बजाय अपनाता है। उसी दिन मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, एक घर, एक माँ, एक पत्नी और एक ऐसा दिल जो अब डरता नहीं था। ज़िंदगी में कामयाबी केवल डिग्री या बड़ा ओहदा हासिल करने से नहीं होता, बल्कि अपने रिश्तों को सम्मान देने से मिलती है। अक्सर इंसान समाज के डर में आकर
अपने सबसे करीबी लोगों से मुंह मोड़ लेता है, जबकि वही लोग उसकी जड़ों की तरह होते हैं जो उसे खड़ा रखते हैं। माँ की मेहनत, पसीना और त्याग की बच्चों को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। समाज इंसान को उसके कपड़ों, हैसियत और बोलचाल से तौलता है, लेकिन वक्त साबित करता है कि इंसान की पहचान उसके संस्कार और उसके कर्मों से होती है। आर्यन शादी के बाद बहुत खुश था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा गर्म और प्यार भरा हो गया था। लेकिन उसके मन में एक अटूट इच्छा थी, अपनी माँ सुनीता के लिए और अपनी पत्नी काव्या के लिए कुछ बड़ा करना। उसे पता था कि सच्चा सम्मान और खुशी केवल अपने परिवार के लिए एक मजबूत और सुरक्षित जिंदगी देने में ही है। इसलिए आर्यन ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, योग और दौड़ करता ताकि तन और मन दोनों मजबूत रहें। उसके बाद वह पढ़ाई और काम पर ध्यान देता। आर्यन ने यह तय किया कि किसी भी काम में औसत नहीं रहेगा। हर परीक्षा, हर स्टेट और हर जिम्मेदारी में हमेशा अव्वल आएगा। ऑफिस का काम हो या सरकारी एग्जाम, वह हर चुनौती को अपनी लगन और मेहनत से पार करता। कभी कभी थकान और तनाव से उसका मन डगमगाता, लेकिन माँ सुनीता की मुस्कान और काव्या की सहारा उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता। समय के साथ आर्यन ने कई कठिन सरकारी एग्जाम दिए। हर एग्जाम में वह शीर्ष पर उसके सहकर्मी और प्रोफेसर उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते। आर्यन की पढ़ाई और मेहनत की वजह से उसका खास बढ़ती गई। वह न केवल अपनी नौकरी में अव्वल था, बल्कि अपने समाज और समुदाय में भी सम्मान पाने लगा। फिर एक दिन वह अपने सपने की मंजिल तक पहुंचा। आर्यन डीएम ऑफिसर बन गया। यह खबर सुनीता ही माँ सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने हमेशा चाहता था कि उनका बेटा सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए कुछ करे। अब उनका बेटा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सम्मान की मिसाल बन चुका था। काव्या भी बहुत खुश थी। वह जानती थी कि आर्यन की मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखकर खुशी साझा की। आर्यन ने महसूस किया कि अब उसको सपने सिर्फ उसके नहीं रहे बल्कि उसके परिवार और समाज के लिए भी हैं। आर्यन ने अपने घर का माहौल और भी बेहतर बनाया। उन्होंने माँ सुनीता के लिए एक बड़ा और आरामदायक घर तैयार किया ताकि माँ जीवन की सारी खुशियाँ बिना किसी चिंता के जी सके। काव्या के लिए उन्होंने हर संभव सुविधा की और सपोर्ट सुनिश्चित किया। आर्यन ने यह समझ लिया था कि असली कामयाबी केवल पद या नाम से नहीं मिलती, बल्कि अपने परिजनों को खुश और सुरक्षित देखकर मिलती है। माँ सुनीता अब रोज गर्व से अपने बेटे को देखती, उसकी मेहनत और संघर्ष की मिसाल पर मुस्कुराती। काव्या भी हर दिन आर्यन की मेहनत और लगन से प्रेरित होकर अपने जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करती। आर्यन का परिवार और वह जानता था कि उसकी मेहनत और लगन ने न केवल उसे बल्कि अपनी माँ और पत्नी को भी गर्व और खुशी दी। यही आर्यन की जिंदगी थी, जहाँ मेहनत, संघर्ष और प्यार मिलकर एक पूरी दुनिया की खुशियों का आधार बन गए थे। आर्यन डीएम ऑफिसर बन चुका था। अब उसका काम केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे समाज की सेवा करना उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। हर रोज वो अपने क्षेत्र के विकास, जनता की समस्याओं का समाधान और गरीब जरूरतमंद के लिए काम करता। उसके फैसले ईमानदारी और न्याय पर आधारित होते और लोग उसे दिल से मानते थे। उसके ऑफिस में हर कर्मचारी और आम लोग उसकी लगन और मेहनत की तारीफ करते। लेकिन आर्यन की खुशियों की सूची में एक और बड़ा नाम जुड़ने वाला था। एक दिन घर आते ही काव्या ने मुस्कुराते हुए उसके तरफ देखा और कहा, आर्यन, तुम्हारे और मेरे जीवन में अब एक नई खुशखबरी है। मैं गर्भवती हूँ। यह सुनते ही आर्यन का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कान, और पूरे घर में अचानक एक नई रोशनी फैल गई। आर्यन अपने आप को रोक नहीं पा सका। वह काव्या को गले लगा लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, हमारे घर में अब एक नई जिंदगी आने वाली है। वह खुशी से पागल हो सा गया।
उसका मन जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसकी माँ सुनीता भी खुशी से भर उठी और बेटे और बहू की खुशी में शामिल हुई। अब आर्यन सिर्फ एक जिम्मेदारी डीएम ऑफिसर नहीं था, बल्कि पिता बनने वाला था। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। घर में प्यार, समाज में सम्मान और